हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम टॉपिक जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। और 5th सेमेस्टर के हम इस सिलेबस को, जो सेकंड टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड एग्ज़ाम जो आपका होगा, जिसका कोड है 5002। अब हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर कि उसके अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, और ऐसे को कौन कौन से प्रोविज़न और सेक्शंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखने हैं। तो अब हम उन सब टॉपिकों को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सब आप सभी को बता देते हैं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जिसको आप एक बार ध्यानपूर्वक समझिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आप अपनी स्टडी कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो पहले महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो आपको पता है कि ये आपकी अपनी यूट्यूब अकेडमी है, लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी। ठीक है, आप सभी को ये सब तो मालूम ही है कि ये आपकी जो है लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी है, जो आपको प्रिपरेशन कराती है जुडिशियल सर्विसेज की। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी वो स्टडी कराती है। ऑल ओवर इंडिया में जो मल्टीपल स्कूल्स है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन कॉलेजेस को एफिलेटेड किया गया है, उनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स और उनके स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उनको लीगल हेल्प्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर किए जाते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सभी जानते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि लॉ एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन लॉ एक टफ सब्जेक्ट नहीं है। मेरी मानिए, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि लॉ एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं है। लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नज़रिए से नहीं देखते हैं। जब आप किसी टॉपिक को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो आपको बहुत ही ईजी लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे होती है कि हमारे पढ़ने के थॉट को, क्योंकि बहुत जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो एक्चुअली हमारा जो मेन मोटिव होता है ना, वो सिर्फ लिखने का, सुनने का और पढ़ने का होता है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उसको लिखे हुए को, पढ़े हुए को और जो याद करते हैं उसको आपस में कोरिलेट कर पाते हैं। बहुत से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन सभी को वो टॉपिक जो है बहुत ही टफ लगता है। यही एक वो कारण है कि जो जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, वो इसलिए ही नहीं समझ पाते क्योंकि वो टॉपिक को आपस में को रिलेट नहीं कर पाते। तो हम, आपकी जो अपनी लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी है, वो कोशिश करती है कि उनके स्टूडेंट्स को उनके टॉपिक्स जो उन्होंने लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको आपस में कोरिलेट कराएँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ आपकी जो डेली एनवायरनमेंट में जो चीज़ें घटित होती हैं, उनको आपस में कंबाइन कराते हैं, ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे सब कि किस तरीके से हम कौन-कौन से सेक्शंस पढ़ने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और किस तरीके से हम नोट करेंगे। तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल है। हम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं डेली लीगल करंट अफेयर्स को। जो स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी लीगल सब्जेक्ट या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड, उन सभी को हम लीगल करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, डिस्कस कराते हैं। हमारा पेड बैच है, इस पेड बैच के अंदर हम उनको फैक्ट्स, प्रोविज़न और उसके पीछे क्या जजमेंट्स है, क्या ऑर्डर्स आए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बताते हैं। फिर हम साथ में डिस्कस करते हैं लीगल न्यूज़ को। एक दिन में क्या-क्या लीगल न्यूज़ जो है सोसाइटी के अंदर घटित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए, क्या लीगल न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कराते हैं। फिर हम प्रिपरेशन तो कराते ही हैं, साथ में अगर हम देखें, साथ में हम देखें तो आप पाएँगे
कि हम साथ में इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग भी करवाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, क्या उसके अंदर कंडीशंस होती है, क्या उसके अंदर कौन फैक्ट्स को रखा जाता है, किस तरीके से अपनी बात कही जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी क्लास में सीखते हैं। ये हमारे एक अलग से सेपरेट बैच होता है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग तो हम सिखाते ही हैं, साथ में हम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब आप फाइवर में अपना अकाउंट बनाते हैं, अपवर्क में बनाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं, तो आपको इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस स्किल को सीखने के बाद आप, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर टीचिंग लाइन में हो या किसी अदर सेक्टर में हो, आपके जो अर्निंग के सोर्स हैं वो हाई हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है अर्निंग की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर एक और अगली बात है कि हमने जो इस समय जो बैच स्टार्ट किया है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का किया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिन्हें लगता है कि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं कॉलेज में या फिर अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, कि वो नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनको थोड़ी-सी लीगल हेल्प दी जाए, तो वो लीगल हेल्प हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हमारे पास मॉर्निंग का बैच है। मॉर्निंग का बैच हमने 5 बजे से रखा हुआ है। 5 बजे का मॉर्निंग बैच है। 5 से 6 से 7 बजे तक हम पढ़ाते हैं। मैक्सिमम हम 8, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, उसको कितनी परेशानी आ रही है, क्या समस्या आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हम करवाते हैं। फिर उसके बाद हम एक इवनिंग का बैच है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब पे जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि काम का प्रेशर होता है, फैमिली की टेंशन्स होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, काम का बर्डन होता है, सुबह मॉर्निंग नींद नहीं खुल पाती है। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सभी टाइम के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने जो है इवनिंग का बैच रखा हुआ है। 9 पीएम से 11 पीएम तक आप फुल्ली आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद हमने वीकली बैच भी रखे हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो 6 डे नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ संडे को पढ़ सकता है, तो हमने संडे की भी क्लासेस रखी है। संडे की हमारी 5-6 घंटे की क्लासेस होती हैं। उस क्लासेस के अंदर हम आपको कवर कराते हैं। उसके बाद क्रैश कोर्सेज़ वगैरह होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि पूरा सिलेबस आप जॉइन नहीं कर पाते हैं, एंड में आपको रिवीजन चाहिए, तो हम आपको क्रैश कोर्स भी करा देते हैं। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो या फिर अपना क्रैश कोर्स करा रहे हैं या फिर वीकली ले रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज होती है। आप उस टेस्ट में हिस्सा लीजिए, अपनी अपनी परफॉर्मेंस देखिए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कीजिए और उसका एवोल्यूशन और उसका मार्किंग कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, और आपकी आप कहाँ पर हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिवीजन बैच है, आप रिवीजन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम रिवीजन बैच भी कराते हैं, और साथ में जिस टाइम हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको 1-2 घंटे या 3-4-5 घंटे पहले हम आपको पीडीएफ करा देते हैं, ताकि आप उसको पढ़ सकें। पढ़ने के बाद आप जब उसे पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जो है आप आपको ईज़िली चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है। हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है, ये पेड बैच की फैसिलिटीज़ है। और जो आपको सभी को पता है कि आप लॉ स्टूडेंट्स हों या फिर आप अपना एडवोकेट वगैरह हो, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है ये चीज़ें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। 1 मिनट होल्ड कीजिए थोड़ा सा ना। वैसे तो मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर करना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिकली हम लाइव क्लासेस में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन करते हैं, तो हमें इस चीज़ों की आदत है नहीं। आपने देखा होगा कि हमारी वीडियोज़ भी बहुत कम कम आती है। जब टाइम लगता है तभी हम वीडियोज़ बना पाते हैं, अदरवाइज़ हमारे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता है। चलिए फिर देखते हैं, ऊपर जाते हैं एक बार। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस है लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी पूरी फुल्ली तरीके से आपको अपना जुडिशरी के लिए, जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, लॉ स्टूडेंट के लिए फुल्ली तरीके से डेडिकेटेड है। हमारा कॉन्सेप्ट भी सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है।
तो हमें पता कि हम बी कॉम LLB LLM जुडिशरी की प्रिपरेशन करा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो मॉर्निंग बैच हो, चाहे वो इवनिंग बैच हो, किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। फीस हमारी नॉमिनल है। स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा दे ही रखा होगा, दिख रहा होगा। आप इस स्क्रीन पे इस नंबर को देखिए 9289322897। इस पे आप मैसेज कीजिए। कॉल करना है कॉल कर दीजिए, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिएगा, 2 टुक में क्वेश्चन पूछिएगा ताकि उसका जवाब दे सकूँ। इधर-उधर की बातें ना कीजिएगा। इधर-उधर की बातें करने के लिए, इधर-उधर की जानकारी लेने के लिए आपको गूगल भरा पड़ा है, आप वहाँ से गूगल से जाके ले सकते हैं। हमारा सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे आप उन सभी के लिए, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप देखेंगे कि जो 5th सेमेस्टर के जो क्वेश्चन होता है वो 500 मार्क्स का आता है। ये आप सभी को पता होगा कि आप जब 5th सेमेस्टर है तो अब ये सितंबर 2025 के अंदर आपके 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उस एग्ज़ाम के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो है पहले सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट आएगा, ठीक है? पहला आएगा जिसका जिसका कोड होगा 5001। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि लॉ ऑफ क्राइम्स को डिस्कस करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट है जिसे कह सकते हैं कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका 50T है। फिर आएंगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एविडेंस को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ एविडेंस को पढ़ेंगे उसके अंदर जिसका कोड है 503। फिर हम पढ़ेंगे लैंड लॉ इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल लॉज के बारे में पढ़ेंगे ताकि जिसका कोड है K504। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका ड्राफ्टिंग भी है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा इस तरीके से, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में ड्राफ्टिंग का काम को जो है क्वेश्चन कर सकेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर जो नए रूल्स आए हैं, BNS आया है, BSC आया है और BNNS आया है, तो ये सारे के सारे भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय BSA, तो ये सारे के सारे भी पढ़ने पड़ेंगे क्या? हाँ, ये सब भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी वाले वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा भी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक जो सिलेबस रिवाइज़ नहीं हुआ है, जो सिलेबस चल रहा है वो चल ही रहा है। तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाए, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि हम ज़रूर पढ़ेंगे, BSA को ज़रूर पढ़ेंगे, BNS को ज़रूर पढ़ेंगे, जो तीसरा जो है जगह नहीं है वहाँ लिख देता हूँ, उसको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द जो स्टूडेंट जो है एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वो एनरोलमेंट करा सकते हैं। लिमिटेड सीटें होंगी। आप मुझसे फ़ोन पे या अपना व्हाट्सएप मैसेज पे जाके डिस्कशन कर सकते हैं। नॉमिनल सी फ़ीस है, फ़ीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो आप उससे सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो लॉ ऑफ क्राइम के सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड देयर पावर एंड जुडिक्शन। हम उसके अंदर डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और क्रिमिनल कोड्स और उनकी क्या पावर है, उनकी क्या ज्यूरिडिक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, अरे यार ये बार बार माइक क्यों गिर जाता है समझ नहीं आ रहा। सेकंड पार्ट के अंदर अब सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन, कि एक पर्सन को किस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, उसके क्या राइट्स हैं, अगर वो रजिस्टर किया गया है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेल कितने प्रकार की होती है, नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट, एंटीसेप्टरी बेल, पर्टिकुलर स्पेशल बेल, ये वो सारी की सारी जो बेल्स हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ टू दी पुलिस को किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है, पुलिस की क्या पावर्स हैं, पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्या इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर दर्ज किए इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, एफआईआर करने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर किसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगला हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोई ऐसा संगीन अपराध हो जाता है, कॉग्निजेंस ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस, उसकी क्या मजिस्ट्रेट के सामने उसकी क्या भूमिका है,
क्या मजिस्ट्रेट उसको किस तरीके से मजिस्ट्रेट उसको प्रोसीडिंग को प्रोसीड करता है, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट कि मजिस्ट्रेट से हम के बाद जाके हम कंप्लेंट कैसे करा सकते हैं, बिफोर द मजिस्ट्रेट क्या चार्जेस हैं, फॉर्म ऑफ चार्जेस हो गई और फिर ज्वाइंटर्स हो गए, चार्जेस हो गई। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये सारे आपके टॉपिक का हिस्सा है। हम जब इसके अंदर डिटेल से डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको एक ब्रीफली ओवरऑल इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसके अंदर आप जो समझ पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल और फेयर ट्रायल प्रोसीजर। ट्रायल्स क्या होता है, ट्रायल्स के में अंदर क्या क्या जजमेंट होती हैं, क्या जजमेंट दी जाती हैं कि नहीं जाती हैं, कि इसमें अंदर प्रोसिक्यूशन क्या होता है, डिफेंडर का, प्लेंटिफ्स क्या रोल होता है, एडवोकेट्स के क्या रोल होते हैं, जजेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो सारे के सारे हम सेशन ट्रायल क्या होता है, वारंट ट्रायल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जब क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ों को पढ़ने में। क्योंकि हम जब इसको डिस्कस करेंगे पूरी एग्जाम्पल के साथ करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को लेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपके साथ डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अपना इसकी टाइम लिमिट होगी, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर हम उस काम को डिस्कस फाइनल कर देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। केस ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन द पुलिस रिपोर्ट को कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, समन ट्रायल ऑफ मजिस्ट्रेट, समरी ऑफ ट्रायल्स, ये सारी की सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत, मैं यकीन मानिए स्टूडेंट्स, बहुत लॉ का सब्जेक्ट ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसके अंदर हम जब डिस्कस करेंगे ना, आप कहेंगे कि वाह वेरी गुड, सब बिल्कुल समझ में आ रहा है। लॉ को जीना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जीना पड़ता है स्टूडेंट्स। लॉ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आपकी डेली लाइफ में हर जगह ही लॉ काम आता है। जब आप लॉ की चीज़ें आपको सीख जाते हैं ना, सीखने के बाद जब आप उसे जब मार्केट में या फिर आप जब अपने आसपास की सोसाइटी में, समाज में जब बैठते हैं और जब हम किसी के साथ डिस्कशन करते हैं ना, तो आपको जो आपके सोसाइटी में, आपको बता नहीं सकता कि आपके सोसाइटी के चारों, आप जब चार लोगों के बीच में बैठते हैं और जब आप अपनी बात रखते हैं और आपकी बातों में पूरा लीगली फैक्ट्स होते हैं, हम फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, तो आपका रुतबा, आपकी रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि आपको फील होगा कि वाकई में लॉ कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब हमने डिस्कस किया, तो हमने चलिए अब समन ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट का समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर समरी ऑफ ट्रायल को बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कि अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस, इसके अंदर रिवील एंड रेफरेंस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, मेंटेनेंस की बात करेंगे। मेंटेनेंस के बारे में अब तो आप जानते ही हैं कि जिसे हम भत्ता गुजारा भत्ता कहते हैं, वो चाइल्ड के केस में क्या होगा, वाइफ के केस में क्या होगा, और पेरेंट्स के केस में क्या क्या होगा। तो हम इनके 9 के 9 टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आपको सेक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। आपको मैं इसके अंदर ओवरऑल एक रोड मैप रखते दूंगा, जिसके अंदर सेक्शंस होगा कि आपको किस टॉपिक में कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं। उसके बाद आप क्लास में आइए, क्लास में आने के बाद आपको फुल डिटेल से जो है नॉलेज दी जाएगी। एग्ज़ाम फीस स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। अगर लगता है कि कोई स्टूडेंट जो है उतनी फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से डिस्कस कर सकता है। मैं उसकी फ़ीस में कंसेशन करा दूँगा, करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पैसे लेकर पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाना है। तो हो सकता है मैं उसकी फ़ीस में कंसेशन जितना वो दे सकता है उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर जो बच्चा फ़ीस देने में कैपेबल है, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जो भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता, और टीचर के मन में इस तरीके का किसी तरीके का समस्या उत्पन्न ना हो कि उनके स्टूडेंट इस तरीके से, क्योंकि पढ़ना, शिक्षा हर घर तक पहुंचना चाहिए। तो उसका शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए आप सभी को पता है कि एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के दोनों का सहयोग की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे के आगे के टॉपिक को। इस बैट का पैसे कैसे हो गए?
चलिए स्टूडेंट्स, आज चलो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। चौथे चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट कोड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए 2025 का है सिलेबस। इसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे उन प्रोविजंस को जो कि टॉपिक्स के लिए अंदर महत्वपूर्ण है। हम ओवरऑल इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको पहले बता दिया है कि इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम कि पर टॉपिक के अंदर कितने सेक्शंस हैं, फिर उसके बाद हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से जो स्टूडेंट्स अपना नोटबुक और अपने जिन्होंने नोटबुक्स है नोटबुक लिख के और अपना पेन लेके बैठ जाइए, फटाफट से आप सेक्शन नोट्स कर लीजिएगा। और जो टैबलेट्स पे लिख रहे हैं वो टैबलेट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सुनने से आपको याद होने वाला नहीं है कि कौन से टॉपिक में कौन सा सेक्शन यूज़ होने वाला है। क्योंकि और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ कि इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर ये सेक्शन जो है यूज़ होंगे। अदरवाइज उसके बाद जो है आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको अगर आप कवर कर लेंगे तो 60 से 70 और 80% नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे, जो आपके पास होने के लिए काफ़ी है। और डिटेल से अगर आप ईजिली अगर 90 और 95% या 100% लेने लाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको जो बुक रेफ़र की गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर अपना जो अपने कॉलेजेस के द्वारा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से सेक्शन को डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप अपनी जो है कॉपी पेन पेंसिल जो आप लेके बैठना चाहते हैं वो फटाफट से बैठ लेके बैठ जाइए और चलो शुरू करते हैं। और छोटी सी अनाउंसमेंट, जिन्होंने अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आने वाली है उस नोटिफिकेशन को आप सभी तक पहले पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन का बटन जरूर दबाना पड़ेगा। बिना बटन दबाए आपको किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, फिर आपकी रह जाएगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम सितंबर में शुरू होने वाले हैं और फटाफट से जो डिस्कस हम करने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट से चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने डिस्कस करेंगे जो है 5002। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ क्राइम पार्ट 2, लॉ ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अंदर हमने डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले सारा का सारा पढ़ा दिया था कि इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड देयर पावर जुरिडिक्शन एक ये पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने था कि अरेस्ट ऑफ पर्सन अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड द राइट ऑफ द अरेस्ट पर्सन बेल के रूप में बता दिया था। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द पुलिस देयर पावर एंड इन्वेस्टिगेट, ये मैंने आपको बता दिया था। कंप्लेंट एंड मजिस्ट्रेट द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग द बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। फिर हमने कॉग्निजेंस ऑफेंस के बारे में बात की थी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने चार्जेस के बारे में बात की थी, ज्वाइंटर के चार्जेस क्या होते हैं, फॉर्म के चार्जेस क्या होते हैं। फिर हमने प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी कि फेयर ट्रायल क्या होता है, सेशन ट्रायल क्या होता है, वारंट्स किससे कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि एफआईआर क्या होती है, उसके बाद अदर रिपोर्ट्स किस तरीके से आती है, पुलिस अपनी रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाती है, एफआईआर पहले हो सकती है, उनके पास क्या पावर्स है, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, वो किस तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं, ट्रायल किस तरीका, तो समन किस तरीके से दिया जाता है, समन पहले होता है बाद में होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने उस समय डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद हमने फटाफट से फिर हमने बात की थी कि अपील के बारे में बात की थी कि अपील क्या होती है, रेफरेंसेस क्या होती है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है, कितना पड़ती है, क्या इससे हम अपने जो ऑर्डर है, जजमेंट है, इन सबको कोर्ट किया जा सकता है या इसको किसी को रेफर किया जा सकता है। फिर हमने बात की थी इसके अंदर मेंटेनेंस की बात की, वाइफ को क्या मेंटेनेंस है, चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या क्या मेंटेनेंस होती है, उसके लिए क्या सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन क्या है क्या नहीं है। यहाँ सेक्शन मैंने 125 128 दे रखा है, लेकिन सिर्फ 125 28 देने से काम नहीं बनेगा, उसका हम डिटेल से इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार आपको स्क्रीन को वीडियोज़ को बार बार अपना पीछे जाके दोबारा से चालू करके देखना पड़े। तो ये नहीं है कि एक बार डेडिकेटेड रूप से पेन और पेंसिल लेके बैठिए, ताकि आप इसको नोट कर सकें, ठीक है। किसी भी तरीके की समस्या होगी तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दे ही रखा है, ये स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, लॉयर बिलीव लॉयर के 9289322897। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी अगर पेमेंट मांगता है तो उसके जिम्मेदार आप स्टूडेंट्स खुद होंगे। जो इस स्क्रीन पे जो इस नंबर के द्वारा आपको जो भी बताया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, और इसी की बात को मानना है। कोई अदर नंबर से आपको कोई कहता है कि आप पैसे डालने या किसी तरीके की डालने के लिए, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है।
इस नंबर के थ्रू आपको जो भी व्हाट्सअप आएगा, चाहे पेमेंट लिंक हो, चाहे नोट्स हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉयबिलिटी अकेडमी की होगी। बाकी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पेमेंट के रिलेटेड किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। नोट्स के रिलेटेड अगर कहीं और से आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हम किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इस तरीके की, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये 9 नंबर नोट कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। इस नंबर को सेव करने के बाद इस नंबर से किसी भी तरीके के मैसेज आएंगे तो आपको उसको ही उस पर फोकस करना, बाकी आपको किसी पर फोकस नहीं करना है। अगर किसी भी तरीके की आपको समस्या होती है तो इस नंबर पर आप संपर्क करके आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है डेफिनेशन का, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड द पावर ऑफ जुरिडिक्शन। इसके अंदर क्या है, हम डेफिनेशन की बात करेंगे। क्रिमिनल कोड्स किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनकी क्या पावर्स है, क्या जुरिडिक्शन है। तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन आप सभी को बता देते हैं कि जो डेफिनेशन होती है बेसिकली अधिकतर सेक्शन 2 के अंदर आती है। सेक्शन 2 के अंदर ही हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। और क्लॉज अलग अलग हो सकते हैं, सब सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, 1 2 बी सी 3 डी सब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो डेफिनेशन अधिकतर जो देखी गई है वो देखी गई है सेक्शन अपना 2 के अंदर ही। तो हम इसके अंदर जो इस टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम बेलेबल ऑफेंस को और नॉन बेलेबल ऑफेंस को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्जेस के बारे में कि चार्जेस कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं। चार्जेस सेक्शन आते हैं सेक्शन 2B के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके हम बाद डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। जो अपना कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस आते हैं तो सी के अंदर आते हैं। और उसके बाद जो आता है सेक्शन 2I के अंदर 1 के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने ये नोट किया। इसके अंदर नोट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि फिर कंप्लेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट को हम सेक्शन 2D में रखते हैं। उसके अंदर अब जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो कंप्लेंट के लिए जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती है वो जो होती है कंप्लेंट के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम करेंगे कि जो कंप्लेंट हम लोग करते हैं वो करते हैं ओरल या रिटर्न हो सकती है। सम पर्सन आते हैं वेदर नोन और अननोन हो हैज़ कमिटेड ऑफेंस कॉग्निजेबल जब कोई भी व्यक्ति कुछ करता है, किसी भी तरीके की ऑफेंस करता है या कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट जो लिखी जाती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर लिखी जाती है। इट मस्ट बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले ही से सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इसके ऑब्जेक्ट उसमें एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि उस पर एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, उसने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। नेसेसरी रहती है कि कंप्लेंट की जो है कंप्लेंट कराना नेसेसरी होती है क्योंकि उस पर्सन के खिलाफ होनी चाहिए। जिस पर्सन ने कमेंट किया तो ये नेसेसरी होगी, उस बंदे के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम बात डिस्कस करेंगे इसके अंदर कंप्लेंट और FIR को कि कंप्लेंट क्या होती है, FIR क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए यहाँ तक हमने देखा। उसके देखने के बाद हम बात करेंगे इंक्वायरी के सेक्शन को। इंक्वायरी के अंदर क्या होता है, इंक्वायरी का सेक्शन जो होता है 2G के अंदर होता है। इंक्वायरी 2G में होती है, इसमें पूछताछ की बात होती है, ट्रायल होता है। उसको ट्रायल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रायल किस तरीके से होता है और इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2B में मैंने जैसे आपको बता दिया है कि अधिकतर सेक्शन जो 2 है वो डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करता है। और उसके अलावा हो सकता है कि एक आधा प्रोविज़न या एक आधे सेक्शन ऐसे आ जाएँ जो कि डेफिनेशन को डिफाइन करे 2 के अलावा, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, अधिकतर मेजर जो देखा गया है वो सेक्शन 2 के अंदर ही डेफिनेशन को आती है। तो हमने जो इसके अंदर डिस्कस करना है, डिस्कस करने के अंदर आज ये माइक ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमें तो मैक चलाना आता भी नहीं है। इंक्वायरी के अंदर हमने बात किया 2G के अंदर और 2H के अंदर, ठीक है। इंक्वायरी हम 2G में लेंगे, इन्वेस्टिगेशन हम 2H में लेंगे। ट्रायल को अभी ऐसे ही चलेगा क्योंकि ट्रायल का आगे देखते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर जो चलता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग हम 2I देखते हैं। मैट्रिमोनियल एरियाज को होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं। 2 सेक्शन 2K के अंदर डेफिनेशन फटाफट से नोट कर लेना क्योंकि उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे सेक्शन 2H। ऑफेंसेस माने आप जो किसी भी तरीके के आप अपराध करते हैं। पुलिस रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो सेक्शन 2R में होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 2U में होता है। समन का जो है 2W और वारंट के लिए हम जो डिस्कस करते हैं वो वारंट आता है 2X के अंदर। तो विक्टिम्स की बात करें तो विक्टिम्स 2WA के अंदर आता है, ठीक है। अब हम पार्ट बी में आ गए हैं। पार्ट बी में आने के बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड देयर पावर्स
देयर पावर्स एंड जुरिडिक्शन, ठीक है। इसके बारे में, इसके अंदर जो सेक्शन है वो 6 से 26 और 35 तक का टोटल मिला के अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 से लेकर 35 तक जाएगा, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लेना। सेक्शन 6 के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कोर्ट ऑफ सेशन को बात करेंगे, हम बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ऑफ द फर्स्ट क्लास के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ऑफ सेकंड क्लास की, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। सेशन कोर्ट पे हम जब बात करेंगे तो कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 को, सेक्शन 9 के बाद सेक्शन 10 और 10 के बाद 28, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में। हाई कोर्ट सेक्शन 6 से 28 तक है। सेक्शन 6 और 28 के अंदर हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर सेक्शन के अंदर क्या क्या है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट्स और से, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 6 और सेक्शन 28 के अंदर हाई कोर्ट्स की बात की गई है। उसके बाद हम जब बात करेंगे तो अगले टॉपिक में आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैंडेट, जिसके अंदर हम बात करेंगे JMIC, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हम JMIIC सेकंड क्लास की बात करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करेंगे, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15 और जुरिडिक्शन की बात करें तो सेक्शन 29 के अंदर है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसके अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। आप फटाफट से आगे देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के अंदर बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, एडिशनल CMM और SCM के बारे में फुल फॉर्म है, इसको अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अभी आप शॉर्ट फॉर्म नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले सेक्शन को, सेक्शन 8, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 24 का सब सेक्शन 4, ठीक है। जुरिडिक्शन की बात करेंगे तो 29 तक हमने ये बात कर ली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 20 से लेकर 23 तक है। तो इसके अंदर हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं 20, 20, 22, 20 ब्रैकेट 22, सेक्शन 21, 22, 23, तो ये सारे के सारे 23 सेक्शनों का हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने बात करी अरेस्ट, यहाँ तक हम इतने डेफिनेशन कर लेंगे। डेफिनेशन करने के बाद यहाँ पर हमारी डेफिनेशंस खत्म हो जाती है। डेफिनेशन खत्म होने के बाद अब हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इस तरीके का है, अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड राइट्स ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन। समझ में आया कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है वो गिरफ्तार क्यों होता है, उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाई द अरेस्ट इज़ मेड, हमें अरेस्ट क्यों करते हैं, वो वाई द अरेस्ट में वो अरेस्ट क्यों करते हैं। अरेस्ट एंड कस्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट, विद वारंट, प्राइवेट पर्सन, बाय द मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू अरेस्ट टू मेड सेक्शन 46 में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ हैंडकफिंग सेक्शन 49 की बात करेंगे। राइट टू अरेस्ट ऑफ पर्सन, जो पर्सन अरेस्ट हो जाते हैं उसको कौन से सेक्शन के अंदर अधिकार मिले हैं वो सेक्शन 50 में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन रिजर्वल रिस्ट्रेंट्स क्या किस तरीके की नॉन रिजर्वल रिस्ट्रेंट्स लगे होंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नॉमिनेटेड पर्सन की, उनको किस तरीके जो नॉमिनेटेड पर्सन है उनको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दी जाए। फिर हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे राइट टू हैव अ मेडिकल एग्जामिशन इन्फॉर्मेशन टू अबाउट द राइट टू बेल, मेडिकल एग्जामिशन के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे बेल के ऊपर कि बेल किस तरीके से दी जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें। नो डिटेंशन का देखेंगे कि नो डिटेंशन बियॉन्ड 24, अगर आप 24 घंटे के बाद अपने पास जो पुलिस अपने पास डिटेंट करके रखेगी कि नहीं रखेगी, उसकी क्या प्रावधान है, क्या प्रोसेस है, सारी की सारी चीज़ें। फिर कंसल्टेशन विद द लीगल प्रैक्टिशनर, फिर ये बात करेंगे। और कुछ हम ऐसे अदर राइट्स की बात करेंगे जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, लीगल एड्स वगैरह हो गया, कंपनसेशन हो गया, तो सारी की सारी बात करेंगे। बात करेंगे राइट टू बेल की बात करेंगे कि बेल जो होती है सेक्शन 46 में होती है और 450 तक रहती है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे कि रिलीज़ कैसे किया जाता है एक्यूज को, कि बेल क्या है। फिर बात करेंगे हम इसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बेलेबल नॉन बेलेबल के बारे में बात करेंगे। तो सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे।
फिर बेल ऑफ प्रोविज़न। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैंने इसको एक छोटी सी समरी बना दी है। इस समरी के अंदर आपको पता होगा कि बेलेबल, नॉन बेलेबल जो होगा, ये कौन-कौन से प्रोविज़न कहाँ-कहाँ आएँगे और आपको कहाँ-कहाँ डिस्कस करना है। तो आपको जो है स्टडी करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम एंटीसेप्टरी बेल्ट के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 438 के बारे में, फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में बात करेंगे। कैंसिलेशन जो बेल है उसको कौन से सेक्शन में कैंसिल किया जाता है, 437 के अंदर बेल कैंसिल किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़। फिर टाइप ऑफ बेल के बारे में बात करेंगे, एंटीसिपेटरी बेल किसे कहते हैं, बेल ऑफ अरेस्ट किसे कहते हैं, बेल ऑफ कन्विक्ट हो गया, डिफॉल्ट बेल किसे कहते हैं, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और प्रोविज़न के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सेक्शन 438 क्या कहता है, 437 क्या कहता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगे क्लास के अंदर। तो अब हमने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद अब हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक, इन्फॉर्मेशन ऑफ पुलिस एंड देयर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करती है कि पुलिस जो है, आपकी जो पुलिस है वो किस तरीके से आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है, किस तरीके से रिपोर्ट्स बनाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। जहाँ जो उसके अंदर डिस्कस करने वाली बातें हैं और जो सेक्शन इसके अंदर यूज़ होने वाला सेक्शन 154 से लेकर 176 तक है, सीआरपीसी के अंदर अंदर आता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि ऐसा आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे इतना कुछ सारे सेक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। में घबराने वाली बात नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि किस सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है। तो फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 154। एफआईआर क्या होती है, एफआईआर किस तरीके से लोड की जाती है, इसको एफआईआर कराने का उद्देश्य क्या हो। जिन हम क्वेश्चनों को हम डिस्कस अभी कर रहे हैं इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए और आपको एक फुल्ली अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। फिर हम बात डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पुलिस कैन बी इंक्वायरी बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, कि पुलिस जो है एफआईआर करने से पहले इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कैसे कर सकती है, ऐसे को कौन कौन से केस है, रेप के केस हो गए, ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे कौन केस है जिनके अंदर हम बिना एफआईआर किए हुए इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस स्टार्ट कर लेती है। अब हम बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर इसका हम सेक्शन 155 की बात करेंगे, सेक्शन 156 की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 57 की, 158 की, जिसके अंदर हाउ टू सबमिट द रिपोर्ट, द पावर होल्ड द इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। 160 की बात करेंगे, पुलिस ऑफिसर हैज अ पावर टू रिव्यू द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। 161 की बात करेंगे, 162 की बात करेंगे, ये सारे के सारे। सेक्शन 163, 164, 164, 165, 166 की बात करेंगे, 167, 169 से 173, ये सारे का सारा प्रोसीजर फॉलो बाय द कंप्लीटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये सारे के सारे बात करेंगे। 169 करेंगे, सेक्शन 170 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर डायरी, आपने देखा होगा कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, आपकी कुछ कभी सगा संबंधी हो या फिर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो, तो जब जाते हैं तो एंड में डायरी कराते हैं। तो डायरी, उस डायरी का प्रोसीजर भी हम लोग समझेंगे कि वो डायरी होती क्या है और किस तरीके से होती है। 173 के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट हम स्पीडी जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बताता है स्पीडी जस्टिस किस तरीके से फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से न्याय मिल सके, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पावर ऑफ समन, सेक्शन 175, इंक्वायरी बाय द मजिस्ट्रेट इनटू द कोर्स ऑफ डेथ ऑफ कस्टोडियल डेथ, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है तो किस तरीके से होगा। सेक्शन 190 और 190 के बारे में बात करें, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज की जो एप्लीकेशन वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है, ये सब के बारे में इसमें अंदर सेक्शन 191, 192, 193 इस तरीके की बात करें। लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस और प्रोसिक्यूशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और प्रोसिक्यूशन ऑफ अगेंस्ट द पब्लिक, सेक्शन 195, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस ऑफ रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सेक्शन 195, 195 3, 195 4, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस द अगेंस्ट स्टेट, सेक्शन 196, ये बात। तो यहाँ तक हम इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें और सारे के सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आज मैंने जो आपको बताया इसके अंदर मैंने आपको सारे सेक्शन बता दिए कि किस टॉपिक में कौन से सेक्शन यूज होंगे, आप इनको नोट करना। नोट करने के बाद फिर हम जो डिस्कस करेंगे आगे कि डिटेल से एक एक टॉपिक लेकर आएंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और उसके लिए अगर जो स्टूडेंट ने हमारे को इनरोल नहीं किया वो स्टूडेंट फटाफट से इनरोल कर दीजिए। इसके अंदर मैं ओवरऑल आपको रोड मैप बता दूंगा, लेकिन जो डिटेल से जो डिस्कशन होगी वो क्लास के अंदर ही होगी। तो अब हम प्रोसिक्यूशन ऑफ जज सर्वेंट हो गया, सेक्शन 197, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। प्रोसिक्यूशन ऑफ मेंबर आर्म फोर्स की जो मेंबर होते हैं उनके साथ क्या तरीके का होता है, तो फिर जो सेक्शन लगता है 197(2) और 177(3) का लगता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द मैरिज के अगर जो प्रोसिक्यूशन होता है उसमें 198, 198(3), 198(4), 198(5), ऐसे ही हस्बैंड ऑफ और रेप ऑफ सेक्शन लगता है तो 198(6) का लगता है। ऐसे ही डिफेमेशन का होता है तो 199 और 199(1), 192, ये सारे का सारा होता है, ठीक है। तो आज हम आज के सेक्शन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। बाकी का जो सिलेबस है वो मैं अब आपको आपके अदर सेक्शन सारे के सारे करवा दूंगा। तो आप सभी को ये सारे के सारे नोट कर लेने हैं। आज का होमवर्क आप सभी के लिए यही है कि इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सारे के सारे नोट किए हैं कि नहीं किए। नोट कर लिया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप इस जो है इनरोल अपने क्लासेस को इनरोल करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने ही है, 9289322897, ये नंबर दिया है। इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है और किसी तरीके की जानकारी इस नंबर के अलावा दूसरे नंबर पर नहीं मिलेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी नंबर से मिलेगी, चाहे वो पेमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर टाइम टेबल के रिलेटेड जो भी सेक्शन होगी वो मिलेगा इसी नंबर पर। इस नंबर के अलावा किसी भी तरीके के नंबर से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जो स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो इसी नंबर पर संपर्क करें और कॉल और मैसेज कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड तरीके से करना है। कॉल और मैसेज लिमिटेड तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी वजह के आप फ़ोन कर रहे हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए गूगल भरा पड़ा है। सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड और अपने क्लास जॉइनिंग या फिर किसी तरीके की क्लास को अटेंड या एनरोलमेंट करने से रिलेटेड किसी तरीके की समस्या होगी तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाया इसी तरीके से जाएगा। अगर कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कि डेमो क्लासेस किस तरीके से दीजिए, डेमो क्लासेस दीजिए कि हम ताकि हम समझ सकें, तो देखिए डेमो क्लासेस ऐसे ही मिलेगी। जो पीडीएफ्स आपके इस तरीके से रहेंगे, पीडीएफ्स यही रहेंगे, सारी के सारी पीडीएफ्स रहेंगी। उस पीडीएफ के हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाने के बाद एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स की जो है आपको पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को आप पढ़ के डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के बाद आप वो क्लास में आके वो क्वेश्चन पूछिए। फिर हम उसके बाद एक स्पेशल सेशन रखेंगे जिसमें आप अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। क्वेरीज को रखने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो डेमो क्लासेस इसी तरीके से होगी। आप जैसे कई बार स्टूडेंट कह देते हैं तो हम डेमो क्लासेस बार बार नहीं बता सकते। डेमो क्लासेस इसी तरीके का सेक्शन होगा पूरा का पूरा और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। इसके अंदर यहाँ मैंने आपको सेक्शन बताए हैं वहाँ मैं आपको डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको, आप फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए और किसी भी तरीके की समस्या हो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है। यहाँ तक वीडियो को पूरा देख लिया हो तो नीचे जाते जाते बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएंगे, लाइक के बटन को ज़रूर दबाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए।